हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम हो गए वो एमसीक्यू में हो गए। हम यहाँ पे 123 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग 5 यूनिट से कवर हो जाएगा हमारा। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द लीडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द यूएस। जो फर्स्ट वन का जो आंसर होगा वो सेकंड है, यानी कि ऑयल रिसोर्सेस। यूएस में हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ऑयल रिसोर्सेस यूज़ होता है। नाउ सेकंड वन, केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय विच ट्रांसफॉर्म बाय विच एनर्जी और बाय विच वन, जिस दैट ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि ऐसे कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जिसके थ्रू हमारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। तो उसमें होगा हमारा एलिवेटेड टेम्परेचर की वजह से हमारा जो ट्रांसफॉर्म होगा ऑर्गेनिक मटेरियल हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो तीसरा है हमारा यहाँ पे, इन आर एनर्जी रिसोर्सेज derived फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड। यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल ऑर्गेनिक, यानी कि जिसमें भी क्या बोलते हैं, उस कंपाउंड में हमारा कार्बन प्रेजेंट रहेगा, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। तो वो जो होगा एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हमारा जो नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल से बनेगा वो होगा हमारा फॉसिल फ्यूल्स। अब चौथा है, ए परमानेंट रॉक दैट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन फ्लूइड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड। परमानेंट नहीं है यहाँ पे, परमेबल रॉक दैट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन फ्लूइड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड एन ऑयल रिजर्वायर। क्योंकि इसमें रॉक के अंदर, यानी कि पत्थर के अंदर, इसमें हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में हमारा ऑयल रिजर्वायर होगा, जिसको हम पेट्रोलियम भी बोलते हैं। द वर्ल्ड हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल टाइप। यानी कि दुनिया में कौन सा ईंधन है, यानी कि फ्यूल है, जो सबसे कम है। वो होगा हमारा फर्स्ट ऑयल और कोल, यानी कि कन्वेंशनल, जो पारंपरिक है, जो पहले से ही जो हमारे सबसे पुराने ऑयल फ्यूल के रिसोर्सेज है वो होंगे, यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि होंगे ऑयल और कोल। कोल मतलब कोयला। यहाँ पे छठा है हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी इज डेराइव्ड फ्रॉम। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी किससे उत्पन्न होती है, वो होगी हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे, फिजन होगा। फिजन यानी कि फिजन ऑफ एटम ऑफ U-235, यूरेनियम 235 का जो हमारा विखंडन होगा, उससे हमारा न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है, तो वो होगा हमारा दूसरा, यूरेनियम। यूरेनियम से हमारे से रेडिएशन निकलते हैं, गामा रेज वगैरह जैसे कि। और आठवां है हमारा, सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल सच एज वुड, ग्रेन, शुगर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट इज कॉल्ड। यानी कि सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल में सोलर एनर्जी जो स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बायोमास। यानी कि सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज़, हमारी लकड़ी, कोई दाने वगैरह, या फिर शुगर आप कह सकते हैं, मीठा कोई भी चीज़ है, और कोई भी मतलब खराब चीज़ हो, उसको, जैसे कि कोई आपने देखा होगा, जैसे कि किसी गंदे कबाड़ वगैरह जो भी है, उससे गैस, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको बायोगैस बोलते हैं, उसको बोलेंगे बायोमास। यानी कि एनर्जी स्टोर्ड
किसी भी वेस्ट को, म्यूनिसिपल वेस्ट को या फिर वुड को, वुड लकड़ी कह सकते हैं, ग्रेन को, शुगर को, अगर आप उसमें रखेंगे धूप में, तो वो बायोमास प्रोड्यूस करेगा। बायोमास मतलब वो जो मटेरियल रहेगा वो बायोमास होगा, और जो गैस होगी वो बायोगैस होगी, यानी कि इसका आंसर है सेकंड। वैसे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के सामने मेंशन किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको समझाता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस आर द टाइप ऑफ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस केवल उसमें होती है विंड मिल्स में, यानी कि पवन चक्की में। आपने देखा ही होगा जिसमें हवा से आपको एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। स्टीम रिफॉर्मिंग इज करंटली द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कि स्टीम यानी कि भाप को प्रोड्यूस करने के लिए, भाप से भाप का क्या बोलते हैं उसको, भाप को बनाना और मतलब भाप से क्या कह सकते हैं आप कि भाप से आप सस्ते में क्या बना सकते हो, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसका आंसर है हाइड्रोजन। बोथ पावर एंड मैन्योर इज प्रोवाइडेड बाय, पावर और मैन्योर किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मैन्योर का मुझे पता नहीं है, पर इसका आंसर है 4, यानी कि बायो प्लांट से। कॉमन एनर्जी सोर्सेस इन इंडियन विलेज इज, आपको पता ही है गोबर वगैरह से नहीं, क्या वो जो बोलते हैं उसको लाइक एनिमल डंग बोलता है इसमें, वुड एंड एनिमल डंग यानी कि लकड़ी और पशुओं का गोबर। लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट आर डिफरेंट रैंक ऑफ, यानी कि लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट ये किसके टाइप है, मतलब क्या किसकी रैंक है। यह है कोयले की रैंक है, यानी कि कोयले के कई कई प्रकार हो गए। कोयला लिग्नाइट भी होता है, बिटुमिनस भी होता है और एंथ्रेसाइट भी, ये इसके प्रकार है कोयले के। तो इसका आंसर है ए, पहला, यानी कि कोयला कोल बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर आर, ये होगा हमारे के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, D2O बोलते हैं जिसको, हैवी वाटर, जिसमें बॉइलिंग वाटर जैसे कि मैंने बताया वो बॉइलिंग वाटर होगा हमारा D2O, और प्रेशराइज्ड वेसल यानी कि जिसमें दाब लगाया गया हो, दाबीकृत किया हुआ कोई बर्तन या फिर वेसल वगैरह जो बोल सकते हो आप, तो वो होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज, ये होगा 1.5 इंटू 10⁸, यानी कि 10 के बाद जो 8 है वो पावर में है, थोड़ा मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो आंसर इसका 2। ऑफ द विजिबल लाइट, रेड यानी कि विच कलर, यानी कि ऑफ द विजिबल लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि कौन सी लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ है और कौन सी लाइट के मिनिमम। तो यहाँ पे होगी रेड एंड वायलेट, लाल और बैंगनी, आंसर है 3। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 4 इंटू 10⁻⁷ टू 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ पे ये होगा आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 18, फोटोवोल्टेइक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि फोटोवोल्टेइक में क्या होता है, हमारा सोलर सेल की जो सबसे छोटी सेल होती है उसको बोलेंगे हम फोटोवोल्टेइक सेल, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी फोटोवोल्टेइक एनर्जी। तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो सनलाइट से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जैसे कि आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टाइडल पावर जनरेशन,
इसका आंसर बताया गया है 4, यानी कि नन ऑफ अबव, यानी कि नेविगेशनल हैजार्ड होगा। इसमें नेविगेशन यानी कि दिशा में दिक्कत होगी अगर आप शिपिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो टाइडल एनर्जी सबसे पहले होता क्या है, जो हमारा ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स होता है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स होता है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी जनरेट होती है। अब उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत होगी, एक तो नेविगेशन में दिक्कत होगी, अगर समुद्र के रास्ते से आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी दिशा ज्ञात करने में दिक्कत होगी। दूसरा, इंटरफेरेंस विद द स्पोइंग एंड माइग्रेशन ऑफ फिश, यानी कि जो फिशेस को भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो आपकी मशीन लगी हुई है या कि प्लांट लगा हुआ है उसकी वजह से दिक्कत होगी। और पोल्यूशन, हेल्थ हैजार्ड इन एस्चुरी ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ फ्लो ऑफ पोल्यूटेड वाटर इनटू द सी, यानी कि जो हमारा प्लांट है, पावर प्लांट, उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो हमारा समुद्र में ही बहा दिया जाएगा और उसकी वजह से जो पोल्यूशन होगा ये होगा। तो नन ऑफ दीज, मतलब इसमें इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे सारे पोल्यूशंस हो गए, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसकी वजह से मतलब वो कंसिडर नहीं होगा। तो इसका आंसर है 4। अ फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स, हाइड्रोजन बर्न करेगी, यानी कि एक फ्यूल सेल, ईंधन सेल हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रोजन को प्रज्वलित करेगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 1, यानी कि हाइड्रोजन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, क्रस्ट होगा, यानी कि आंसर नंबर 2। जो आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी सतह अर्थ की होगी वो क्रस्ट है। द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सॉलिड कोल इनटू द लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, तो इसको याद ऐसे रखेंगे, लिक्विफिकेशन कर रहे हैं यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, लिक्विफैक्शन, यानी कि आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 4। नाउ 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट टू कंप्लीट अ सर्कमनेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट। तो इसमें सोलार इम्पल्स 2 होगा, सोलार इम्पल्स 2 ही हमारा सरकम नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, हुआ था, मतलब सरकम नेविगेशन के लिए यूज़ होता है वर्ल्ड में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका आंसर होगा हमारा विच ऑफ द फ्यूल इज यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल होता है हमारा इथेनॉल। इसमें हमारा अब की बार बताया है कि इसमें पेट्रोल में या फिर पेट्रोल डीजल में हम इथेनॉल की मात्रा 10% तक रख सकते हैं, यानी कि ये एक क्या बोलते हैं उसका, एक फ्यूल है जो हमारा पेट्रोल या डीजल में मिक्स किया जाता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है। यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह का हमारा किसी भी फ्यूल में यूज़ नहीं होता है। तो बायोमास, इसके लिए आंसर है 1, यानी इथेनॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू, मीथेन में भी कन्वर्ट हो जाएगा बायोमास, इथेनॉल में भी हो जाता है और बायोडीजल में भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 26, द वन थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल फॉसिल फ्यूल्स इज दैट दे कंटेन कार्बन, सही है, आंसर नंबर 1 सही है कि फॉसिल फ्यूल यानी कि हमारा जो भी हमारा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उनमें हमारा कार्बन मौजूद होता है। अप्रोक्सीमेटली 47%, इसका आंसर 47% है, ऑफ द एनर्जी स्ट्राइकिंग द आउटर एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ रिसेंट सरफेस, यानी कि हमारी जो सन से एनर्जी आ रही है, यानी कि रेज आ रही है, जो हमारी रोशनी आ रही है वो 47% ही, 47% तक हमारी एटमोसफेयर में आती है और ये सरफेस तक पहुंचती है। ये रहा 47%, इसका आंसर होगा 3। द वैल्यू ऑफ सोलार कांस्टेंट इज, ये होगा 1.353 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे M2 का होगा, ये पावर में है 2, आंसर है 1। 29 का आंसर है विच रिएक्शन इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन सन, यानी कि सन में जो हमारा एनर्जी सॉरी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कौन सी रिएक्शन चल रही है, वो है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन।
यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूजन होके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि एनर्जी रिलीज करता है वो हमारे रेडिएशन के तौर पे और प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो BTU इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा 4 और यहाँ 30 में है BTU इज मेजरमेंट ऑफ, यानी कि BTU से किसको मेजर करते हैं, ये होता है BTU से हीट कंटेंट को मेजर करते हैं। आंसर 3 क्रूड ऑयल क्या होता है हमारा, क्रूड ऑयल होता है हमारा, एक तो स्मेल होती है उसमें, येलो से ब्लैक जैसा लिक्विड होता है वो, यानी कि आंसर नंबर 2। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कार्बन पॉजिटिव एरिया, कार्बन पॉजिटिव एरिया का मतलब होता है यहाँ पे कि एरिया जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इतना है कि मतलब वहाँ पे सस्टेन कर सके, कि उस पर जो हमारा नॉन रिन्यूएबल है यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है उस पर डिपेंडेंसी ना हो। तो इसका आंसर है 4। 33 विच एनर्जी अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी बास्केट ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सा, इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, शायद यहाँ पे मिस्टेक है, हाइडल, ना तो टाइडल लिखा है ना ही हाइड्रो, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट, यानी कि सही अरेंजमेंट क्या है इसका। सबसे पहले बायोमास होगा, उसके बाद सोलार आएगा यानी कि सोलार पावर, बायोमास के बाद सोलार पावर। बायोमास में बताया मैंने वेस्ट से जो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी होगी। सोलार से हमारी सोलर पैनल हो गया जो कि आपने देखा ही होगा स्ट्रीट लाइट में जो यूज़ होता है। स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स जैसे कि आपके रीजनल एरिया में किसी भी डैम, छोटा मोटा जो डैम होगा, जैसे कि हमारे एरिया में है भोला डैम, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसकी वजह से, वाटर की वजह से। और फाइनल है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है विंड एनर्जी यानी कि पवन चक्की से। आंसर है इसका 3। क्वेश्चन नंबर 35 विच कंट्री हैज़ बिकेम द लो कॉस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड एज पर द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यानी कि IRENA के रिपोर्ट के हिसाब से रिन्यूएबल पावर जनरेशन 2018 में इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज़्यादा। यानी कि रिन्यूएबल का मतलब है कोयला, यानी कि जो हमारे प्रकृति से मिल रहा है उसको छोड़कर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे, उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि दोबारा से बनाया जा सकता है। कोयलों को हम एक बार यूज़ कर ले तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसमें जो सब नंबर 1 पोजीशन पे है वो इंडिया है, वो 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से IRENA के। तो इसका आंसर है इंडिया, यानी कि आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 सोलर सेल होता क्या है। PN जंक्शन, यानी कि P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है, PN जंक्शन बोलते हैं। इसका आंसर है 3। N टाइप और P टाइप अगर आप बताएं तो N टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं सेमीकंडक्टर में, और P टाइप में हमारा होता है, जैसे हो सकता है N टाइप में होगा यहाँ पे, ये N टाइप में हमारे में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P टाइप में हमारा होल्स, यानी कि ब्लैंक रह जाएगा, हमारे में होल्स हो गए, ये P टाइप्स में हो गए। तो आपको इतना याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 37 अ टिपिकल आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल इज 0.26 वोल्ट, यानी कि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनता है हमारा, जो सेमीकंडक्टर जो हमारा करंट प्रोड्यूस करता है वो होगा हमारा 0.26 वोल्ट, उसका आउटपुट होगा। और क्वेश्चन नंबर 38 का है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल। सिलिकॉन होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभी सिलिकॉन यूज होता है।
सेमीकंडक्टर में द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर सेल मे बी इन द रेंज ऑफ, तो जो सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो 10 से 15% होती है, 10 से 15% तक ही ये हमारा जो यूटिलाइज कर सकते हैं। मॉड्यूल इन अ सोलर पैनल रेफर्स टू, यानी कि सोलर पैनल में जो मॉड्यूल होता है उसका जो अरेंजमेंट सीरीज या पैरेलल होता है, तो इसमें होगा दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों का, यानी आंसर नंबर 3 सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 41 है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि एनर्जी की यूजेबिलिटी यानी कि उसको यूज करने के तरीके पे उसको कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, या फिर उसको आप कह सकते हैं उनको मतलब कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होगा हमारा प्राइमरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी, यानी कि इसका आंसर है 4 प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्स, यानी कि प्राइमरी सोर्स कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स का मतलब है जो डायरेक्टली यूज हो सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्रूड ऑयल से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कोल यानी कि कोयले को भी ऐसे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें सबसे पहले वेसल में करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको हाइड्रोजन को सेपरेट करना पड़ेगा किसी भी केमिकल से, उसके बाद उसको स्टोर करना होगा, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस यूज़ होता है। तो इसमें हाइड्रोजन एनर्जी यानी कि आंसर नंबर 3 है। अब 43 क्वेश्चन नंबर 43 है द रेशियो ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल सोर्सेज टू एनर्जी स्पेंट टू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, यानी कि किसी मटेरियल या फिर किसी भी ईंधन से जो भी हमने एनर्जी से प्राप्त की है उसको जलाने पे बटे उसको एक ईंधन बनाने में, मतलब ईंधन शुद्ध ईंधन बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट हुई उसके अनुपात को हम कहेंगे एनर्जी यील्ड रेशियो, यानी कि आंसर नंबर 3 43 का। अब ना 44 में है एनर्जी रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड फॉर मैनी डिकेड्स आर नोन एज, यानी कि तो कई शतकों से या फिर शताब्दी से यूज हो रहे हैं वो एनर्जी रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, तो वो हो गया हमारे कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, जो पहले से यूज हो रहा है उसको पारंपरिक या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बोलेंगे। आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 41 अ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इज डिजाइंड टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम विंड, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सिस्टम इज इतना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया एनर्जी यील्ड रेशियो में क्या बताया गया था हमारा कि हमारी जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, यानी कि एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है उसको इधर को देने के लिए एनर्जी इनपुट बराबर क्या होगा, जो हमारा एनर्जी यील्ड रेशियो होगा वो क्या है 40:3, यानी कि 14/3। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिस्टम, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिस्टम, यानी कि एनर्जी इनपुट दे रखा है इसमें 240। अब इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि 240 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 14 गुना 240/3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1100, यानी कि 1120 किलो जूल। ओके, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोलार एनर्जी। तो सोलार एनर्जी हमारी होती है एक तो रिन्यूएबल होती है और नॉन कन्वेंशनल होती है, यानी कि आंसर इसका 3 इट इज़ अ रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल। रिन्यूएबल यानी कि दोबारा से इसको उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47
विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये हमारे हो गए प्राइमरी, ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि विंड को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विंड को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और हाइड्रोजन एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये हमारा सेकेंडरी होगा, यानी कि इसका आंसर है सेकेंड। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक उपलब्धता के हिसाब से हमारा रिसोर्सेज किस मतलब विभाजित किया जा सकते हैं, तो वो ऐसे हो गए, ये हो गए हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए जिन्हें दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि सोलार सेल यानी कि सोलार एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल में आएगा हमारा कोयला, एक बार जलने के बाद उसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, उसको सैकड़ों साल लगते हैं ज़मीन के अंदर दबे रहने के बाद, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद। तो इसका आंसर है हमारा 48 का ना 49। विच ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेज आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो हमारा कोयला और गैसोलीन हमारा इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। आंसर है हमारा फर्स्ट इसका 49 का। नाउ 50। विच ऑफ दीज रिसोर्सेज डज नॉट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो CO2 कौन सा कोयला यानी कि फ्यूल या ईंधन CO2 नहीं जनरेट करता है, तो वो है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम हमारा रेडिएशन जनरेट करता है, रेडिएशन एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, ना कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 51। द यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशियो इज। ये यूनिट लेस होता है क्योंकि ऊपर भी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही होता है किलोजूल, यानी कि एनर्जी की यूनिट होगी, तो इसमें आपस में कट हो जाएगा, तो यानी कि यूनिट लेस होता है, यानी कि डायमेंशन लेस होता है ये। आंसर नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस सप्लाई करता है, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ही हमारा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस सप्लाई करेगा। इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हाउ गुड और बैड इज़ हाइड्रोजन फ्यूल। यानी कि अगर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाए उसके हिसाब से हाइड्रोजन गैस सही है गलत है, तो इसमें जीरो एमिशन फ्यूल है, यानी कि इसमें कोई हाइड्रोजन से कोई भी CO2 वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी कि प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका नेक्स्ट है 54। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। तो इनमें से हाइड्रोजन कौन सा मतलब हाइड्रोजन फ्यूल कौन यूज़ करता है, तो इनमें से है फॉसिल फ्यूल्स तो नहीं है, एनॉर्बिक डाइजेशन भी नहीं है, फ्यूल सेल्स भी नहीं है, नहीं फ्यूल सेल्स है, फ्यूल सेल्स में होता है। फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन को बर्न करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सबसे पॉपुलर यूज़ क्या होता है, वो होता है फ्यूल सेल एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है इसको। उसके बाद है हाउ इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स से हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, वो होगी हमारी फर्स्ट यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के पार्शियल ऑक्सीडेशन से हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी फॉसिल फ्यूल से। वाई इज हाइड्रोजन हैजार्डस एज फ्यूल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 55, यानी कि हाइड्रोजन गैस ईंधन के तौर पे नुकसानदायक क्यों है, बिकॉज ऑफ लो इग्निशन और हाई कंबशन। यानी कि इग्निशन इसका लो होता है और कंबशन हाई, यानी कि बिकॉज ऑफ लो इग्निशन एंड हाई कंबशन। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल। तो मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहाँ पे
हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करने में उसको स्टोर नहीं कर पाते, यानी कि स्टोरेज करने के लिए उसको स्टोरेज टैंक क्योंकि लो टेम्परेचर पे इसको मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसमें होगा हमारा स्टोरेज प्रॉब्लम। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59, एफिशिएंसी ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम रिफॉर्मिंग। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस की एफिशिएंसी स्ट्रीम रिफॉर्मिंग से ज़्यादा होगी, तो ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल? क्वेश्चन नंबर 60 है ये। तो ये इनमें से कौन सा हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करता है? तो ये है व्हीकल्स। आंसर है 1, यानी कि ए आंसर है। व्हीकल्स यूज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ फोटो कैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग? तो इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यूजिंग लाइट एज ए कैटलिस्ट, यानी कि फोटो कैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग में कैसे स्प्लिट होता है वाटर? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि दो भाग में विभाजन कैसे होता है या कई भागों में विभाजन कैसे होता है उसका? तो वो होता है स्प्लिटिंग लाइट को एज ए कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक के तौर पर रखने पर इसकी वाटर की स्प्लिटिंग होती है इसमें, फोटो कैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग में। आंसर है इसका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्यूल सेल? फ्यूल सेल के मेन कंपोनेंट क्या है? एक कैथोड होता है, एनोड होता है, मेम्ब्रेन होती है, इनके झिल्ली जो बीच का उनका भाग होता है जो सेपरेट करता है कैथोड एनोड को, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अगर आप बैटरी को लो तो उसमें एक प्लस का होगा यानी कि एनोड, एक माइनस का होगा वो कैथोड, मेम्ब्रेन होगा यानी कि जो कैथोड और एनोड को बीच में से विभाजित करेगा दूर रखने का मतलब, और दूसरा होगा एक मतलब जो ये लास्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो उसमें जो तेजाब होता है वो पता है आपको। तो आंसर है इसका बी 62 का। नाउ 63, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड विद खालिस्तान और खालिस्तान टू फॉर्म हाइड्राइड्स, यानी कि इसमें क्या होगा? होमोलिटिकली और हेट्रोलिटिकली टू फॉर्म हाइड्राइड्स। तो इसका आंसर है डी 64। व्हाट इज टाइडल पावर? क्वेश्चन नंबर 64 है कि टाइडल पावर होता क्या है? तो टाइडल पावर होता है हमारा एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स होता है हमारा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में नहीं पता है तो आपको इसका हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज और आर द कॉजेस ऑफ टाइड्स? यानी कि टाइड्स ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है? तो वो ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण, सूरज और चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के घूमने से, इनकी वजह से, यानी कि ग्रेविटी ऑफ सन, ग्रेविटी ऑफ मून यानी कि इन दोनों के, और रोटेशन ऑफ अर्थ, इन तीनों की वजह से हमारा ज्वार भाटा आता है यानी कि टाइड्स आते हैं। आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 66, इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि अगर जो अनुमान लगा जाए तो टाइडल एनर्जी सोलर और विंड एनर्जी के कंपैरिजन में क्या है? प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है? मोर प्रेडिक्टेबल है या लेस प्रेडिक्टेबल है? तो इसमें टाइडल एनर्जी प्रेडिक्टेबल है क्योंकि 24 घंटे में 2 हाई टाइड्स आते हैं, 2 लो टाइड्स आते हैं। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है, यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी हाई है टाइडल एनर्जी की कंपैरिजन में सोलर और विंड, यानी कि है इज मोर प्रेडिक्टेबल देन, तो इसमें आगा 66 का ए। नाउ 67, स्ट्रॉन्ग कोस्ट पैरेलल ऑसिलेटिंग टाइडल करंट आर फाउंड इन चाइना। तो इसका कोई रीज़न नहीं है, बस चाइना याद कर लेना। स्ट्रॉन्ग कोस्ट पैरेलल ऑसिलेटिंग टाइडल करंट्स। ओके, नाउ 68, व्हाट इज डायनेमिक टाइडल पावर? तो डायनेमिक टाइडल पावर ये होगी एक थ्योरेटिकल टेक्नोलॉजी है जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी
टाइड की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लॉइट करती है। तो इसमें है आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द वर्किंग ऑफ टाइडल स्ट्रीम जनरेटर। तो इसमें टाइडल स्ट्रीम जनरेटर की जैसा ही ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है, तो इसमें होगा हमारा विंड टरबाइन। विंड टरबाइन का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे टाइडल का, पर इसमें अंडर वाटर होगा जो मैकेनिज्म होगा, पर इसमें विंड टरबाइन में वो जो पृथ्वी के ऊपर होगा, यानी कि अर्थ के ऊपरी सतह पे, और ऐसे भाग में होगा जहाँ पे हवा तेज आती हो। तो इसका आंसर नंबर है 469 का 70 का। हाउ मैनी लो टाइड्स अकर एवरी डे। जैसे मैंने पहले बताया 2 लो टाइड्स हो गए 24 घंटे में, 2 हाई टाइड्स। तो इसमें लो टाइड्स पूछ रहा है तो इसमें 2 है, यानी कि आंसर है सी। ऐसे ही 71, हाउ मैनी हाई टाइड्स अकर एवरी डे। तो इसमें होगा 2, यानी कि बी। 72 है इसमें क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि OCTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये होगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है एक, मतलब हमारा जो ओशन में होता है 2 लेयर्स होती है वाटर की, वैसे तो लेयर तो एक ही है, इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ मैं टेम्परेचर के बेसिस पे। यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी सरफेस वाली लेयर, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसका सबसे लो। अब जो इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उसके जो एनर्जी क्रिएट की जाती है उसको बोलेंगे हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यानी कि इसका आंसर नंबर है ए, हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड द डीप ओशन वाटर। जैसे कि सरफेस यानी कि सबसे ऊपरी वाटर, और डीप ओशन वाटर जैसे निचली वाटर जहाँ पे कोई टेम्परेचर इफेक्ट ना पड़ता हो, यानी कि सूरज की रोशनी का इफेक्ट ना पड़ता है। 72 का ए। 73, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस यूज्ड इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। नोट दैट F denotes Fahrenheit, यानी कि अब मिनिमम ऑफ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के लिए। टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि अपर लेयर, यानी कि जो सबसे ऊपर लेयर होगी इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, और लोअर लेयर यू कैन से डीप ओशन वाटर, उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो 77 यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसका आंसर है बी। 74, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में क्या होता है, ये होता है लार्ज स्केल ओशन सर्कुलेशन ड्रिवन बाय द ग्लोबल डेंसिटी ग्रेडियंट्स। अब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी वाटर का, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो उसी टेम्परेचर के सर्कुलेशन को यहाँ पे बोल रहे हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। इसमें बताया लार्ज स्केल ओशन सर्कुलेशन ड्रिवन बाय द ग्लोबल डेंसिटी ग्रेडियंट्स, और डेंसिटी ग्रेडियंट्स होता है टेम्परेचर की वजह से, यानी कि उसमें घनत्व में जो भी अंतर आ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर ईयर, यानी कि एक साल में मैक्सिमम कितना एस्टिमेशन है कि ओशन थर्मल एनर्जी जनरेट हो। तो एक साल में वो 88,000 टेरावाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि आंसर है डी। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से हम एक साल में 88,000 टेरावाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ डज द कोल्ड एंड डेंसर वाटर मासेस सिंक टू द डेप्थ्स ऑफ ओशन। तो इसमें कह रहा है हाउ डज द कोल्ड एंड डेंसर, यानी कि ठंडा और घनत्व, यानी कि डेंस मतलब काफ़ी घना यानी कि इनका बोलता है उसका, वाटर मैसेज सिंक टू द डेप्थ्स ऑफ ओशन। तो इसमें क्या होता है फ्रेश वाटर फ्लक्सेस, नहीं सॉरी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जो मैंने बताया था अभी ऊपर पूछा गया था। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में ही हमारा जो डेंसिटी के बारे में बताया, जैसे मैंने टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी, डेंसिटी घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेंस वाटर होगा नीचे होगा, उस सर्कुलेशन को इसमें बताया है ए थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। व्हाट
टाइप ऑफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग फ्लूइड डू क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम यूज। तो ऐसा कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, तो वो होगा हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर है ए। व्हाट इज द वार्म सरफेस सी वाटर पम्प्ड थ्रू अ क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। तो वार्म सरफेस पूछ रहा है इसमें, वार्म सरफेस सी वाटर यानी कि समुद्री पानी का पंप थ्रू एंड क्लोज यानी क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में जो वार्म वाटर को जो सर्कुलेट करने का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है हीट एक्सचेंजर सर्कुलेशन का काम कर रहा है। जो थर्मो हैलाइन प्रोसेस हो रहा है उसमें जो सर्कुलेशन का काम कर रहा है वो हीट एक्सचेंजर कर रहा है, पंपिंग का। इसमें क्वेश्चन नंबर 79, हाउ इज द वेपराइज्ड वर्किंग फ्लूइड कंडेंस्ड इन अ क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी। यानी कि जो वेपराइज्ड वर्किंग फ्लूइड है वो क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में कैसे कंडेंस होता है, तो वो होता है कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप ओशन से। यानी कि जो सबसे वेपराइज्ड वाटर है, जो फ्लूइड है यूज़ हो रहा है, वो हमारा जो डेंस क्या बोलते हैं उसको ठंडा होगा वो डीप ओशन वाटर से, यानी कि कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप ओशन, इससे होगा ठंडा। क्वेश्चन नंबर 80 और जो 79 का आंसर था वो सी, जैसे कि ऑलरेडी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाई डज एन ओपन साइकिल ओपन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यूज लो प्रेशर कंटेनर। व्हाई डज एन ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी यूज लो प्रेशर कंटेनर, यानी कि क्यों ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन लो प्रेशर कंटेनर क्यों यूज़ करता है। तो लो प्रेशर कंटेनर इस वजह से यूज करता है टू बॉयल एंड इवापोरेट द वार्म सरफेस सी वाटर। तो जो वार्म सरफेस जो सरफेस वाटर है उसको इवापोरेट करने के लिए हम लो प्रेशर कंटेनर को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है 81, क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज द डीसैलिनाइज्ड फ्रेश वाटर यूज्ड। यानी कि डीसैलिनाइज्ड फ्रेश वाटर कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये होता है हमारा इरिगेशन और एक्वाकल्चर। यानी कि डीसैलिनाइजेशन फ्रेश वाटर यूज़ होता है हमारा इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए, एक्वाकल्चर यानी कि कोई भी पानी से रिलेटेड यूज़ के लिए यूज़ होता है। एज द वेपर प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इंक्रीजेस, अगर किसी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है फ्लूइड का, वर्किंग फ्लूइड का, तो टरबाइन का साइज घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा, यानी कि डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर बढ़ेगा वर्किंग फ्लूइड का तो टरबाइन का साइज घटेगा। आंसर है इसका क्या है, आंसर है इसका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मल एप्लीकेशन ऑफ द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का थर्मल एप्लीकेशन क्या है, यानी कि अगर थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोलर एनर्जी का क्या यूज़ है, तो वो है हमारा कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का मतलब सीधा सा यूज़ है जो हमारी जो सोलर रेडिएशन आ रही है, जो हमारा जो सनलाइट आ रही है उसको कलेक्ट करने के लिए कंसंट्रेटिंग कलेक्टर होगा, उसको बोलेंगे हम, यानी कि आंसर है बी। व्हाट इज द सोलर कलेक्टर, यानी क्वेश्चन नंबर 84 है सोलर कलेक्टर क्या है। तो सोलर कलेक्टर एक डिवाइस है जो कलेक्ट करता है और कंसंट्रेट भी करता है सनलाइट को। आंसर नंबर है सी। व्हाट इज 85 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर। नॉन कंसंट्रेटिंग में होगा हमारा कलेक्टर, ये ऐसा कलेक्टर है जो डायरेक्टली यूज करेगा इनकमिंग ग्लोबल रेडिएशन को। ये डायरेक्ट इनकमिंग ग्लोबल रेडिएशन को
कलेक्ट करेगा और यूज़ करेगा, सॉरी कलेक्शन नहीं करेगा, डायरेक्ट यूज़ करेगा। आंसर है डी। 86 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी का क्या उपयोग है, तो हाइड्रो एनर्जी का उपयोग है हमारा फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि बाढ़ के जो क्या कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट में यूज़ होता है इसका, हाइड्रो एनर्जी का, क्योंकि डैम बनाते हैं हम, डैम से हमारा जो वाटर कंट्रोल्ड रहता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मल एप्लीकेशन ऑफ बायोमास। बायोमास का थर्मल एप्लीकेशन क्या है, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड एप्लीकेशन क्या है इसका, बायोमास का, तो इसका है कंबशन। बायोमास का कंबशन होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर रिलेटेड यानी कि थर्मल एप्लीकेशन है इसका कंबशन। आंसर डी 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाई टेम्परेचर जियोथर्मल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या इनमें से कौन सा है जो हाई टेम्परेचर जियोथर्मल रिसोर्स है, तो इसमें है ड्राई स्टीम। सबसे पहले स्टीम का कन्वर्जन कैसे होता है, तो हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा है, ये जो चार्ट होता है यहाँ पे लिक्विड होगा, यहाँ लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ होगा वेपर, और ये कुछ इस तरीके से होता है ऐसे ये। तो यहाँ पे जो ये होगा ये लिक्विड होगा, लिक्विड प्लस वेपर, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, ये फाइनली यहाँ पे वेपर में हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये जो लाइन है इस पॉइंट पे। और जो फाइनल जो हमारा वेपर के बाद क्या बनता है वाटर से, वो बनेगा स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, जिसमें हम ड्राई स्टीम भी बोल सकते हैं जिसको। तो यहाँ पे ड्राई स्टीम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ओके, इसमें पूछा है ये हाई टेम्परेचर जियोथर्मल रिसोर्स यही है ड्राई स्टीम, यानी कि 89 का क्या है, ड्राई स्टीम इज वेपर, ड्राई स्टीम इज अ वेपर डोमिनेटेड, यानी कि ड्राई स्टीम क्या है जिसमें वेपर डोमिनेटेड है, मतलब उसमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं रहता है, एकदम ड्राई होते हैं वो, और उसका जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है। ओके, नाउ 90 हॉट वाटर किससे डोमिनेटेड होगा, हॉट वाटर होगा लिक्विड से डोमिनेटेड, यानी कि हॉट वाटर थोड़ी रहता है, हॉट वाटर जब हीटेड किया जाता है तो वेपर में कन्वर्जन हो जाता है, तो यानी कि डोमिनेशन किससे हो रहा है, लिक्विड से डोमिनेट होकर वो हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसका सी है आंसर, सी। 91 हाउ इज द हीट इनसाइड अर्थ रिस्टोर्ड, यानी कि अर्थ क्या है, यानी कि पृथ्वी के अंदर हीट रिस्टोर कैसे होती है, तो वो होती है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो हमारे जो जितने भी हमारा जो भारी केमिकल है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, पैलेडियम हो गया, हमारा प्लूटोनियम हो गया, और मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व है, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो उनकी डिके की वजह से जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से हमारा हीट एनर्जी रिस्टोर होते हैं अर्थ में। तो इसके लिए आंसर है ए 92। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर पर किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रस्ट, यानी क्रस्ट सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह से अगर नीचे की तरफ खोदा जाए तो उसमें किलोमीटर पर कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, वो 17 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा नीचे खोदने पर किलोमीटर पे। तो इसका आंसर है बी। ना क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द अर्थ्स कोर मेड अप ऑफ, यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर बना हुआ है
ये जो भीतरी हिस्सा बना हुआ है, जो बिल्कुल मध्य भाग है, उसका वो किसका बना हुआ है? तो वो आयरन का बना हुआ है। आयरन मतलब लोहे का, जिसमें लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल पिघला हुआ है, इतना गर्म है, यानी कि टेम्परेचर इतना हाई है उसका। व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब टेक्टोनिक प्लेट हमारी एक दूसरे की तरफ पुश करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यानी कि आंसर है ए 95। क्वेश्चन नंबर 95, वाई डिड द फर्स्ट गीजर प्रोजेक्ट इज इन कैलिफोर्निया फेल? यानी कैलिफोर्निया में बना हुआ पहला गीजर प्रोजेक्ट फेल क्यों रहा? तो वो कोरोजन की वजह से रहा, कोरोजन ऑफ इक्विपमेंट की वजह से, यानी कि इक्विपमेंट में कोरोजन हो गया था और उसकी वजह से वो फेल हो गया रिएक्शन करके। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लोकेट अ जियोथर्मल साइट? जियोथर्मल साइट लोकेशन के लिए, कि पता करने के लिए जियोथर्मल साइट कौन सी सही रहेगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? तो उसके लिए ड्रिलिंग होती है, वेल ड्रिलिंग, यानी कि छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं, उसके हिसाब से पता लगता है हमें ये सुटेबल है या नहीं है। तो आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी का ड्रॉबैक क्या है? तो एक तो ये है कि मतलब एक क्या है, मतलब इसमें एक ही बताना है, एक्सट्रीमली लोकेशन स्पेसिफिक है। जैसे कि आपको पता है ड्रिलिंग करके इसमें वेल खोद के पता लगाया जाता है कि ये सुटेबल है कि नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे सुटेबल है वहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली लोकेशन स्पेसिफिक। अगर किस स्पेसिफिक लोकेशन पे इसको एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है? आंसर है डी। नाउ 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम विद द जियोथर्मल रिसोर्सेज? जियोथर्मल रिसोर्सेज के साथ दिक्कत क्या है? एक तो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। जब ड्रिलिंग होती है तो उसकी वजह से, ड्रिलिंग के मशीन की वजह से वहाँ पे काफ़ी नॉइज प्रोड्यूस होता है, तो ये नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। आंसर नंबर 1। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिलीज्ड बाय अ जियोथर्मल पावर प्लांट? यानी कि जियोथर्मल पावर प्लांट से कौन कौन सी गैस रिलीज हो, मतलब इसमें बतानी है कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो सल्फर गैस होती है। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 100, वाई डू बाइनरी पावर प्लांट्स एमिट लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स? यानी कि बाइनरी पावर प्लांट कम पॉल्यूटेंट क्यों एमिट करते हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन कंटेंट है वो कम क्यों उत्सर्जित करते हैं? तो इसकी जो वजह है वो है बिकॉज दे इंजेक्ट वाटर बैक इनटू द ग्राउंड। यानी कि जो बाइनरी पावर प्लांट होता है और जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसको सीधा इंजेक्ट कर देते हैं सीधा इंजेक्ट कर देते हैं ग्राउंड में, यानी कि सबमर्सिबल के पाइप में नीचे वाला जो भी गड्ढा है वेल में उसको इंसर्ट कर देंगे बिना किसी एटमॉस्फेरिक में एक्सपोजिशन के, यानी कि एटमॉस्फेयर में आए हुए। तो इसका आंसर है सी। नाउ 101, व्हाट आर द टू मेन लैंड यूज प्रॉब्लम्स ड्यू टू जियोथर्मल पावर प्लांट? तो जो दो मुख्य है, जो लैंड यूज की प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम, तो वो क्या है? एक तो है माइनर अर्थक्वेक, आसपास वहाँ छोटे मोटे भूकंप आ सकते हैं, और सब्सिडेंस मुझे पता नहीं, आप पता कर लेना। तो आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि 102, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेचुरल फीचर्स? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोथर्मल पावर प्लांट हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेचुरल फीचर्स? तो कौन सा जियोथर्मल पावर प्लांट है जो मतलब नेचुरल फीचर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता? तो वो है हमारा डायरेक्ट यूज़। डायरेक्ट यूज़ कोई इस पर मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता नेचुरल फीचर पे अगर डायरेक्ट यूज़ करते हैं इसको। तो इसका आंसर है बी। ना 103, इफ़ अ जियोथर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड नियर अ रिजर्वायर, अगर किसी रिजर्वायर के पास हमारा पावर प्लांट लोकेट हो रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए?
उस केस में हमें तो एक तो दूसरे रिजर्वायर से हम फ्यूल लेंगे मशीन ऑपरेशन के लिए, जो उससे दूर होनी चाहिए, यानी कि अनदर फार अवे, दूसरा होना चाहिए और दूर भी होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी 104। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस के टाइप कौन कौन से हैं। तो ये टाइप हो गए हाइड्रोथर्मल, जियो प्रेशराइज्ड ब्राइन्स, हॉट ड्राई रॉक्स एंड मैग्मा। तो ये हो गए टाइप इसके हमारे जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज के। एक तो हाइड्रोथर्मल हो गया, हाइड्रो यानी कि रिलेटेड टू वाटर, हाइड्रोथर्मल में हो गया टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से रिसोर्सेज। एक होगा जियो प्रेशराइज्ड ब्राइन्स, जियो प्रेशराइज यानी कि प्रेशर की वजह से। हॉट ड्राई रॉक्स, गर्म ठंडे पत्थरों की वजह से। मैग्मा जो कि हमारा ज्वालामुखी से निकलता है उसकी वजह से। तो इसका आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के कितने फॉर्म्स है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी के दो ही फॉर्म्स है, एक तो लिक्विड और एक वेपर, यानी कि सॉलिड स्टेट में नहीं होता है जियोथर्मल एनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज और आर द इंग्रेडिएंट्स इन हाइड्रोथर्मल प्लांट्स, यानी कि हाइड्रोथर्मल प्लांट्स के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो ये है एक तो हॉट वाटर और स्टीम हो गया, यानी कि इसमें मैंने बताया कि सॉलिड तो नहीं होना है, सॉलिड तो स्टेट नहीं आ रही है, तो इसमें बताया हॉट वाटर और स्टीम, ये दो हो गई। नाउ नेक्स्ट वन इज 107, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग organizations deals with the geothermal energy locations in India. Which of the following organizations deals with the geothermal energy locations in India, यानी कि इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी की लोकेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, मतलब कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस क्या बोलते हैं उसको, लोकेशंस को सर्वे करती है। तो वो होगी हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह है आंसर ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे पे बेस्ड होती है, इसमें सर्वे करेंगे कौन से एरियाज़ में हमारा कह सकते हैं आप, कौन से एरियाज़ में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे हम यूज़ कर सकते, ड्रिलिंग बोरिंग वगैरह करके वहाँ पे हम साइट का वेरिफिकेशन करेंगे कि यहाँ पे सुटेबल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग जियोथर्मल लोकेशन इन इंडिया। तो मोस्ट प्रोमाइजिंग जियोथर्मल लोकेशन इंडिया में कौन सी है, तो वो है पुगा वैली। पुगा वैली है जहाँ पे एकदम फिट सुटेबल लोकेशन है जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर द जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 109, यानी कि एस्टिमेटेड पोटेंशियल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी कितनी है, यानी कि अमाउंट कितनी है इंडिया में। तो इंडिया में है 10,000 मेगावाट, ये है एस्टिमेटेड जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में, जो कि आंसर सी। 110, क्वेश्चन नंबर 110, वेयर इज द वोल्केनिक आर्क इन इंडिया। इंडिया में वोल्केनिक आर्क कहाँ है। तो ये है लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ द रिजर्वायर एट पुगा वैली। पुगा वैली में जैसे कि बताया ये सुटेबल है जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो इसका आंसर है बी, 160 से 220 डिग्री सेल्सियस है जो रिजर्वायर का रेंज है, टेम्परेचर रेंज है पुगा वैली में, वह है 160 से 220। नाउ व्हाट इज द सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 112,
सोलर रेडिएशन क्या है? एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इन ऑल डायरेक्शंस, यही सही है। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी दिशाओं में सूरज से जो उत्सर्जित सोलर रेडिएशन है उनको बोलेंगे हम सोलर रेडिएशन। What are 3 relevant bands of solar radiation? यानी कि सोलर रेडिएशन के 3 कौन से बैंड है? तो ये 3 जो है वो है अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड और विजिबल। अल्ट्रासोनिक में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद इंफ्रारेड होता है, उसके बाद है विजिबल। क्वेश्चन आंसर है 20 का, इसका 113 का। 114 विच 2 bands of solar radiation are majority in the total solar radiation reaching earth? तो जो अर्थ तक रीच कर रहे हैं यानी कि पहुंच रहे हैं वो कौन कौन से सोलार बैंड है? तो वो हमारे है विजिबल हो गया और एक इंफ्रारेड। ये 2 हमारे अर्थ तक पहुंच पाते हैं जो सोलार रेडिएशन के बैंड हैं। और इनको बैंड इस वजह से कहेंगे क्योंकि बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी में इनको कैटेगराइज किया गया है, विजिबल एंड इंफ्रारेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय लोकेशन ऑफ वाटर बॉडी? यानी कि सोलर रेडिएशन जो हमारे रिसीव हो रही है किससे? लोकेशन या वाटर बॉडी पे जो रिसीव हो रही है उस अमाउंट को कौन अफेक्ट कर रहा है, यानी किस चीज़ से अफेक्टेड हो रही है? जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन यानी कितनी रेडिएशन आ रही है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? तो वो शेप ऑफ नहीं होगा, अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट और लैटिट्यूड होगा हमारा जो हमारा मैप पे होता है लैटिट्यूड, वो यानी कि आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 116 व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन स्पेक्ट्रम एनकम्पासिंग ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो सारे टाइप की रेडिएशन को एनकम्पास करता हो। यह है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 117 व्हाट इज सोलर टाइम? यानी कि सोलर टाइम होता क्या है? ये होता है अ यूनिट दैट मेजर्स, नहीं ये नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के व्यतीत होने का ऐसा कैलकुलेशन है जो सन की पोजीशन को बताता है स्काई में, यानी कि आसमान में सन की पोजीशन को बताता है टाइम के व्यतीत होने के हिसाब से। ऐसी कैलकुलेशन है, आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर 118 व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोलर टाइम? तो सोलर टाइम की फंडामेंटल यूनिट है डे, यानी कि दिन। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सोलर टाइम? सोलर टाइम के 2 कौन कौन से टाइप है? एक तो हो गया हमारा अपरेंट सोलर टाइम और दूसरा हो गया मीन सोलर टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 120 व्हाट इज अपरेंट टाइम ऑल्सो नोन एज? अपरेंट टाइम को यानी कि और किस नाम से जाना जाता है? तो अपरेंट टाइम को सनडायल टाइम से भी डिनोट कर रिप्रेजेंट करते हैं। और नाउ क्वेश्चन नंबर 121 द आवर एंगल of the mean sun plus 12 hour is, यानी कि आवर यानी कि घंटा, एंगल 1 घंटा यानी कि 1 घंटे से बना जो एंगल वो मीन सन प्लस और 12 घंटे इनका जो सम होता है वो क्या है? तो वो होगा हमारा मीन सोलर टाइम। मतलब ये समझ में तो नहीं आ रहा पर इसका आंसर ए है, मैं भूल गया इसको। चलो इसको जैसे भी आपको समझ लेना है। अब क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज सोलार नून? सोलार नून क्या होता है? तो सोलार नून है टाइम ऑफ द डे एट विच सन्स रे आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी कि कोई लॉन्गिट्यूड दिए हुए लॉन्गिट्यूड के परपेंडिकुलर जब सन रे पड़ेगी तो उस टाइम को, दिन के उस टाइम को हम क्या कहेंगे? सोलार नून कहेंगे। इसका आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 123, और जो कि लास्ट है। हाउ डज द सोलार नून वेरी with every 50 minute? How does the solar noon vary with every 50 degree of longitude east of a given longitude? तो इसका आंसर है बी, सोलार नून occurs 1 hour earlier with every 50 degree of longitude east of a given longitude. Now thanks for watching and have a good day. Please like and subscribe to our channel. If you like this video, please thumbs up and drop a comment below. Now thank you and have a good day.